नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में सफलता पाना चाहती है, लेकिन सफलता यानी सत्ता के लिए जो संगठन चाहिए वह कांग्रेस के पास जमीन पर मजबूत नहीं है। बहुत से नेता खपा हैं, कई जगह गुटबाजी है, कई नेता दल बदल कर चुके हैं या करने की तैयारी में। उधर बहुत से मोर्चा प्रकोष्ठ में या तो निष्क्रिय अध्यक्ष बिठा दिए गए हैं या फिर नियुक्ति ही नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर कांग्रेस जितनी सोशल मीडिया पर सक्रिय है उतनी जमीन पर नहीं है। ऐसे में चुनाव के समय जमीन पर सक्रियता बढ़ाने के लिए संगठन की सर्जरी जरूरी है। इसलिए कांग्रेस की 26 मई को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एक कमेटी भी गठित की जाएगी जिसमें कर्नाटक की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार के अलावा प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और दीपक बाबरिया को भी लिया जा सकता है। यह कमेटी प्रदेश नेतृत्व को संगठन की सर्जरी में सहयोग करेगी, फीडबैक लेकर आलाकमान को देगी और चुनाव की तैयारियों में सहयोग करेगी। कमल के मुकाबले कमलनाथ और शिवराज के मुकाबले शिव कुमार का कांग्रेस का यह प्रयोग कितना सफल होगा और कांग्रेस की नई कमेटी प्रदेश के संगठन को कैसे मजबूत करेगी, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। और सेंट्रल लीडरशिप मध्य प्रदेश को लेकर अब पूरी तरह सक्रिय है। लिहाजा हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने कल बैठक बुलाई है 26 तारीख को, और उस बैठक में माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट, पूर्व सीएलपी लीडर, मौजूदा सीएलपी लीडर और एक्स स्पीकर विधानसभा, ये लोग हिस्सा लेंगे। वह इस बारे में भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी का कहना है कि कमलनाथ किसी भी मोर्चे में प्रकोष्ठ में बदलाव कर दें, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देखिए, पहले भी ये लोग वक्त बदलाव की बात करते थे और जब वक्त बदला तो ये सब लोग बदल गए, इनकी प्राथमिकताएं बदल गई। कर्ज माफी की जगह कमलनाथ जी को आईफा अवार्ड देने लगे, आईटा अवार्ड देने लगे। प्रदेश में गांजे की खेती में स्कोप दिखने लगा, आबकारी अधिकारियों के साथ ये बैठक करने लगे, अन्य इनके सब बदल गए। और जो उमंग श्रृंगार जी ने कहा था कि कांग्रेस प्रदेश को लूटने आई है, ये उनका असली आचरण जनता के सामने है। अब कोई भी कमलनाथ जी किसी भी मोर्चे प्रकोष्ठों में बदलाव कर दें, जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं। 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीत के प्रति आश्वस्त है। राजस्थान के आंतरिक हालात कांग्रेस को पता है। ऐसे में मध्य प्रदेश ही एकमात्र बड़ा राज्य है जहां सत्ता हासिल करके कांग्रेस साल 2024 के लक्ष्य पर काम कर सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर चल रही दुविधा और गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोग लगता है कि देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं जी। कांग्रेस एक सर्जरी करने जा रही है, प्रदेश में भी जो निष्क्रिय है उनको हटाकर प्रकोष्ठों में भी नियुक्ति करने जा रही है, संगठन में भी बदलाव करने जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव से फुर्सत हुए हैं दल, तो प्राथमिकता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर है। लेकिन मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रमुखता से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अनुकूल परिस्थितियां आ रही हैं। राजस्थान में तो एंड टाइम पे जो होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट चल रहा है कमलनाथ जी का, और पार्टी नेतृत्व चाहता है कि इस बार जरा अच्छे से बहुमत आ जाए, सबको साथ में लेकर आ जाए, जिससे कि लोकसभा में भी उसका फायदा मिले। तो अभी ये पहले 24 तारीख को बैठक होने वाली थी, अब 26 तारीख को हो रही है, और उसमें प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पचौरी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वो तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। हाँ, शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से सफलतम रणनीतिकार है पार्टी के पास अभी अधिकतम मौजूद देश में, उन सब की टीम मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है। एक तो वो डीके के साथ रहे रणनीतिकार, वो तो है ही, जैसे डीके शिव कुमार जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी का माहौल बनाया, वो प्रमोद तिवारी, और ऐसे चुनिंदा के 5 दीपक बाबरिया जो 2018 के चुनाव में बड़ा रोल रहा था दीपक बाबरिया का 2018 में।
तो ऐसे चुनिंदा लोगों की टीम बनाई जा रही है और अलग अलग टीम प्रदेश में बनाई जाएगी कि कौन क्या देखेगा, क्या करना, जो भी चुनावी गतिविधियां हैं, मैनेजमेंट होता है उसके लिए। तो ये बड़ी कसावट और जमावट का प्रयास कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उसकी उम्मीदें हैं कि जब हम 15 वर्षों के बाद 2018 में आ सकते हैं तो हम अभी फिर आ सकते हैं 23 में थोड़ा और प्रयास किया जाए। और भाजपा तो लगातार तभी से प्रयास कर रही 2018 के बाद कि हमसे कहाँ चूक हुई, हम उसको सुधार लें जिससे 23 में कोई अवसर न दे कांग्रेस के लिए। तो बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, इसलिए कांग्रेस में अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो पहले कांग्रेस नहीं करती थी। जैसे प्रत्याशी चयन कांग्रेस की, तो नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी डेट हो और आखिरी घंटे में सूची जारी हो रही। लेकिन वो तो चुनाव की हो गई ना दुबे जी। अभी तो कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अशोक सिंह, उनका बयान आया आज कि संगठन में बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं, सर्जरी करने वाली हैं। पीसीसी कमलनाथ के निर्देश के बाद मोर्चा प्रकोष्ठों का भी गठन नहीं हो पाया था, अब वो सब गठन किया जाएगा। तो मतलब आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी, अब तक नहीं गठन कर पाए, अब चुनावी मौसम में आ गए हैं, अब संगठन में कसावट करने की जरूरत पड़ रही है आपको? पहले कर देते, नियुक्तियां पहले कर देते, खाली पद पड़े थे पहले भर देते। वही तो मैं चौकसी जी बता रहा था कि ये कुछ सुधार तो हुए हैं, जैसे प्रत्याशी चयन वो कह रहे हैं कि हम पहले कर देंगे। ऐसे ये नहीं तो कई बार तो पूरे चुनाव निपट जाए, पता चली मोर्चे की नियुक्ति नहीं हो पाई। या पिछली बार आपने देखा होगा एंड टाइम पे 2000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, महासचिव का ले जाओ, उपाध्यक्ष का ले जाओ, सचिव का ले जाओ, जिलों में 3-3, 4-4, 6-6 अध्यक्ष। तो कांग्रेस तो कहते भी हैं कमलनाथ कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है, और इसके बावजूद भी अभी वो कसावट नहीं आ पाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि आ जाएगी। और चौकसी जी आप भी जानते कि अभी भाजपा में भी बहुत कुछ कसावट के प्रयास चल रहे हैं। तो ये जो कितने भी आप पहले से कर लो, लेकिन चुनावी समय तो एक नई तरह की जमावट होती है, तो वही अब दोनों दल कर रहे हैं। और अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कितनी नियत से कांग्रेस ने ये कसावट की है, जिम्मेदारी दी है। जब नाम सामने आएंगे तो आप और हम तो समझ ही लेंगे, पत्रकार या जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, कि कांग्रेस से फायदा मिलेगा कि और नुकसान भी हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा इसी सब के लिए जानी जाती रही है, वो तो एक माहौल में चुनाव जीतती है। लेकिन इस बार जो सीरियसनेस दिखा रहे हैं वो पिछले चुनाव में नहीं दिखी जैसी इस बार है। और हमें लगता है कि इन नियुक्तियों में भी वो कुछ ऐसा करेंगे। यदि ये नियुक्ति वाकई में 6 महीने पहले कर देते तो आज उनको माहौल कुछ और देखने को मिलता। आज जो चीज़ों को आक्रामक तरीके से कर पाते वो होती। लेकिन है कांग्रेस की पद्धति वो कि जब तक थक हार ना जाए नेता, पीसीसी, भोपाल और दिल्ली के चक्कर लगा कर, तब तक कहाँ कुछ हासिल होता है। और लेकिन इस बार थोड़ा सा फ्री हैंड रहेंगे। प्रदेश की जो कमेटी बनेगी, जिस तरह से कर्नाटक पैटर्न पे काम करने की कांग्रेस में बात चल रही है, और गुजरात पैटर्न पे भाजपा में चल रही है। क्योंकि जो फार्मूले से जिसको जीत मिलती है उसी को लागू करता है। देखना होगा कितना लागू हो पाता है। प्रयास तो यही है, कांग्रेस में कर्नाटक और भाजपा में गुजरात फार्मूला लागू होगा। तो शुक्ला जी, प्रयास तो दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं उस तरह से ही हम देख रहे हैं कि हलचल भी ज़्यादा तेज हो रही है। आज ही की खबर है कि अलीराजपुर में जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिसका नाम आगे बढ़ाया था उस पर कांतिलाल भूरिया को ऐतराज़ था। हमने देखा कि आज एक अच्छे युवा हैं, उनके प्रवक्ता थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये कसावट कैसी, या आप संगठन को मजबूत नहीं करने की दिशा में आप देख रहे हैं कि वो खोखला और होता जा रहा है, छोड़ कर लोग जा रहे हैं, तो इसको कैसे रोक पाएगी कांग्रेस? शुक्ला जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता कुछ तकनीकी खामी है। दुबे जी, तो एक तरफ मैंने जो सवाल शुक्ला जी से किया था कि एक जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, प्रवक्ता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ये कैसे रोके कांग्रेस? भगदड़ भी तो मची है वहाँ पे। बिल्कुल, जब चुनाव आते हैं तो आया राम गया राम की स्थिति होती है। लेकिन भाजपा में तो चूंकि भारी भरकम है, बाहर से भी लोग आ गए, वहाँ छोड़ें तो बात अलग है। कांग्रेस में क्यों छोड़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा सत्ताधारी दल में होती है, जब पूरी नहीं होती तो लोग दल छोड़ते हैं। अभी तो यहाँ कोई देने के लिए है नहीं, तब संभावनाओं के आधार पर छोड़ रहे हैं।
ये पार्टी को यही सब तो एक कमेटी जो बन रही है इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए और चुनावी जो प्रबंधन है उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कर्नाटक में जो जो चीज़ें अपनाई गई वो उनको लगा कि इससे सफलता मिली, कारगर सिद्ध हुई। कुछ हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ा तो जो इस बार रणनीति है चौकसी जी, वो चेहरों की बजाय घोषणा पत्र है, वचन पत्र, संकल्प पत्र। ये देखो आपकी कौन कितना आकर्षक और शहद लगा के दे रहा है, कौन कितना प्रभावी बना पा रहा है। मुझे लगता है चेहरों से ज्यादा घोषणा पत्र पर चुनाव 2023 के होने वाले हैं। और हमने कर्नाटक में देखा भी है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, किस तरह वादों की बौछारें की जा रही हैं, वादों नहीं वचन दिए जा रहे हैं। एक तरफ योजनाएं लागू की जा रही हैं, दूसरी तरफ उससे बढ़ चढ़कर वादे किए जा रहे हैं। आप देखो ना, लाडली बहना 1000, तो उन्होंने कहा नारी सम्मान 1500, साथ में 500 रुपये का सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ, और भी अभी क्या क्या आएंगी। पेंशन से लेकर तमाम स्कीमें उनके पिटारे में मौजूद हैं। चलिए शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शुक्ला जी, कांग्रेस तो सर्जरी करने जा रही है, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, कितनी सफल होती है कितनी नहीं होती ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी को भी इस तरह से सर्जरी की ज़रूरत है, उसे भी संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है? जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से मंत्री भी नाराज़ हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, संगठन में भी वैसी हालात है। नहीं, देखिए, जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का अपना संगठन है और दोनों पार्टियों के संगठन में कहीं मतभेद भी हैं, और ये मतभेद जब तक उजागर भी होते रहते हैं। हालांकि इसके लिए कांग्रेस ज्यादा बदनाम रही है। कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, जो उसकी अंतरकलह थी, वो सड़कों पर भी नजर आती थी, और उसका एक हम लोगों ने दुष्परिणाम ये देखा है कि किस तरह से सिंधिया जो है 20-22 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और अभी हाल में जिस तरह से एक नाराजगी आपको अभी बीजेपी के भीतर देखने को मिल रही है, जिसमें 2 मंत्रियों के खिलाफ जो है गोपाल भार्गव ने कुछ कहा है, उसको लेकर भी एक सियासी सरगर्मी दिख रही है। तो एक मंत्री के खिलाफ 2 मंत्री गए थे शिकायत करने, हालांकि उन्होंने सफाई दे दी और जो है विरोधाभास नहीं रहा है। सुंदरलाल पटवा के टाइम से ये गुटबाजी बीजेपी में रही, लेकिन बीजेपी का जो अनुशासन है वो सड़क पर नहीं आने देता इस लड़ाई को, और अंदर बैठाकर जो है नेताओं को जो है समझा बुझा लिया जाता है। जहां तक आपने जो एक प्रश्न किया सर्जरी की, तो बीजेपी में ये सर्जरी होती रही है और लगातार बदलाव भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसके उलट आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में अभी भी जो है उम्रदराज नेता जो है वो पार्टी को चला रहे हैं या वो पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। और अगर अब सर्जरी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि क्या जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, कमलनाथ काफी उम्रदराज हो गए, क्या सर्जरी में ये इन लोगों का भी सफाया होगा क्या? मतलब सफाई से मेरा तात्पर्य है ये तो अभी संभव ही नहीं नजर आ रहा है। बदले जाएंगे क्या? तो मुझे लगता है कि अगर बड़े नेताओं को आप नहीं बदल रहे हैं, केवल निचले स्तर पर आप छोटे नेताओं को बदल रहे हैं, तो उससे कोई ज्यादा लाभ होता तो नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, अब सर्जरी से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। सर्जरी से कुछ तो फायदा होगा दुबे जी, लेकिन बड़े नेताओं की संभावना आपको लगती है कि इस तरह जब हम चुनावी मौसम में आ गए हैं, रणभूमि सजकर तैयार हो रही है एक तरह से, उसमें सेनापति कहाँ बदले जाते हैं, या बदलने से फायदा होगा? या जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि छोटे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बदलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, यदि बदलना है तो ऊपर स्तर पर बदलाव होना चाहिए, उसका असर दिखेगा, उसका फायदा भी होगा। वो अलग अलग चुनावों में अलग अलग परिस्थितियों पर रणनीति निर्भर करती है। बीच युद्ध में सेनापति बदलना कहीं से भी उचित नहीं होता, क्योंकि जो हटता है वो घर बैठता है और जो नया बनता है उसको समझने ही में समय निकल जाता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस तो माहौल में चुनाव लड़ने वाली है, वो तो एक हवा में चुनाव लड़ती है, उसके नेता और प्रत्याशी को चुनाव लड़ना होता है। भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी। इसलिए आप देखें कांग्रेस में जो दमखम वाले हैं वो जीत जाते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह और जो भी लोग हैं, और बाकी लोग तो यदि अपने स्तर पर प्रत्याशी वजनदार हुआ, दमदार हुआ तो वो चुनाव जीता है, अन्यथा उसको हार का सामना करना पड़ता है। अभी तो परिस्थिति ये है कि कांग्रेस को बहुत सारी चीजें अभी तय करना है। उसके कितनी जगह तो जो सीटें लगातार 66 सीटें भाजपा जीत रही है, वहाँ प्रत्याशी तलाश करना है, जिनकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। और वहाँ यदि संगठन अभी नहीं हुआ होगा खड़ा, तो कहाँ से वो प्रत्याशी लाएंगे, कैसे करें? तो मुश्किलें बहुत हैं। तो अब तो वो संगठन में बदलाव करने की, नई नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका भी तो असर होगा ना नीचे स्तर तक। यदि आज वो कहेंगे, जिससे पहले कमलनाथ कहते रहे हैं कि हम तो संगठन के कहने पर, कार्यकर्ताओं के कहने पर, प्रदेश इकाई के
जो सुनवाई होगी, जिला इकाई जो बोलेगी, मंडल इकाई जो बोलेगी, उसके अनुसार टिकट देंगे। तो जब बदलोगे ही आप आज, तो कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल। और ये भी कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम मंडलम सेक्टर तक, बूथ स्तर तक हमारा गठन हो गया है, तो वो गठन क्या पहले सही नहीं हुआ था, अब सही करने जा रहे हैं। फिर ये राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन यदि समय रहते काम नहीं किया तो फिर चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और 2023 का चुनाव तो बड़ा अभूतपूर्व जा रहा है, जिसमें जरा सी चूक किसी भी दल को भारी पड़ सकती है, थोड़ी सी ढिलाई कोई भी प्रत्याशी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक एक सीट पर ये चुनाव होना है, एक एक बूथ पर ये चुनाव होना है। दोनों ही दलों को सरकार बनाने की बेताबी है, अपने अपने अलग अलग कारण हैं, और इस कारण ही समय से पूर्व तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों दलों का राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बार पूरा फोकस मध्य प्रदेश में बनाए हुए है। तो मुझे लगता है कि यदि जरा सी छोटी छोटी गलतियां की तो ये बहुत भारी पड़ जाएंगी, क्योंकि मुकाबला किसी के लिए ये आसान नहीं है। जिसने भी प्रत्याशी चयन में निष्पक्षता नहीं करती, उसके लिए मुश्किल होगा जीतना। और अच्छा प्रत्याशी होने के बाद यदि संगठन बूथ स्तर तक मजबूत नहीं है तो भी मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा नेक टू नेक चुनाव है, कोई उसी के लिए भी अब निश्चिंत नहीं है। और भाजपा में प्रदेश और देश में सरकार है, उसके पास नेताओं की बड़ी फौज है, संसाधन है, तो वो देखते हैं कि हारे हुए चुनाव को भी कई बार जीतते हैं। आप देखेंगे कि 16 नगर निगम में भाजपा काबिज थी, और जब चुनाव हो रहे थे तो स्थिति आधा से ज़्यादा सीटों पर खराब थी, लेकिन लास्ट में बीजेपी ने मैनेज करते करते बहुत सारी सीटें अपनी हारते हारते बचा ली, और 7 सीटें फिर भी वो हार गई। तो ये है कि बड़ा एक तरफ माहौल है, एक तरफ मैनेजमेंट है, तो बड़ा दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शुक्ला जी, रणनीति के हिसाब से हम देखें तो दोनों की कई मामलों में रणनीति समान है। हारी हुई सीटों पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी पहली बार मेहनत करती दिख रही है, दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी है। हमने देखा है बीजेपी लगातार ऐसा प्रयास करती रही है, हारी हुई सीटों पर फोकस करती रही है, उसको कुछ सफलताएं भी मिली हैं। तो एक रणनीति समान हो गई। कर्नाटक की जो सफलता मिली है, तो हम देख रहे हैं कांग्रेस मुद्दों पर लौट रही है, चेहरों की जगह मुद्दों पर बात करना चाहती है, और बीजेपी अपनी रणनीति पर चल रही है। संगठन दोनों मजबूत कर रहे हैं, दोनों हम देख रहे हैं बूथ स्तर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब रणनीतियां समान हों तो क्या लगता है आपको कि कौन ज़्यादा मजबूत होगा, कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा, और किसमें कमियां देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस अभी जैसे अभी मैं सुन रहा था कि संकल्प पत्र आएगा, वचन पत्र आएगा, मुद्दों पे लड़ाई होगी। मुद्दे क्या है? रूलिंग पार्टी जो होती है उसके खिलाफ 3 मुद्दे प्रमुख होते हैं, जिसमें महंगाई है, भ्रष्टाचार है और गुड गवर्नेंस है। तो जब कांग्रेस सरकार में होती थी तो यही मुद्दे जो थे बीजेपी लेकर आती थी। अब बीजेपी सरकार में है तो इन्हीं मुद्दों के साथ में कांग्रेस जाएगी। खैराती योजनाओं में दोनों जो है वो किसी से एक दूसरे से कमजोर नहीं है, बढ़ चढ़ कर जो है खैराती योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। अगर लाडली बहना योजना में 1000 मिल रहा है तो कमलनाथ कह रहे हैं साहब हम 1500 देंगे। बेरोजगारी भत्ता बढ़ जाएगा, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों पार्टियों की, जैसा भी आप भी कह रहे थे कि रणनीति दोनों की है, तो चुनावी रणनीति देश में एक ही है, और जो राजनीतिक मिजाज है हमारे देश का और जो यहाँ का मतदाता है वो किन मुद्दों से प्रभावित होता है, ये कमोबेश दोनों पार्टियां जानती हैं। आरक्षण का एक मुद्दा रहता है कि अगर हमें ओबीसी के वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए, तो हम SC ST में जो है किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा तो उसके खिलाफ हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे। तो कुल मिला के देश की राजनीति जो है वो केवल जैसे तैसे सत्ता हासिल करने को रह गई है। हालांकि ये अलग बात है कि दावे यही होते हैं कि साहब हम देश का विकास करना चाहते हैं, हमारा प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन ले देकर दोनों पार्टियों की कोशिश जो है केन प्रकार है सत्ता को हासिल करना है। अब सत्ता हासिल करने के लिए अगर उनको बढ़ चढ़ के दावे करने होंगे तो वो भी करेंगे, संगठन को मजबूत करना होगा तो वो भी करेंगे। वो सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई दोनों को चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे। आज जनसेवा के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है, राजनीति एक पूरी तरह से कारोबार बन गई है। न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। तो राजनीतिक कारोबार के लिए दोनों पार्टियों को जो कुछ भी करना होगा वो करेंगी और करती रहती भी हैं। कर्नाटक की जो स्थिति अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक में क्या था, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और करप्शन वहां पर चरम पर था। मध्य प्रदेश में भी करप्शन चरम पर है, मतलब प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस मुद्दे को लेकर जनता बहुत त्रस्त है, लेकिन उसको राहत कहाँ मिलेगी। कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने की, तभी भ्रष्टाचार था। उसके 18 साल की या
ये कह लीजिए कि 4 बार से जो बीजेपी की सरकार है उसमें भी करप्शन दस का दस है। हालांकि मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि साहब जीरो टॉलरेंस की नीति है और लोकायुक्त जो है कार्रवाई भी कर रहा है। बहुत से मामले हम लोग देखते हैं जहाँ पे अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर जनता जो है, जनता के पास में कोई तीसरा बेहतर विकल्प नहीं है। दिल्ली में एक तीसरा बेहतर विकल्प आया था, आम आदमी पार्टी को आके लोगों ने मौका दिया। अब वो कुछ मुद्दों को लेकर वो भी बदनाम हो रही है, वो पार्टी वो एक अलग मुद्दा है। तो मध्य प्रदेश में भी अगर कोई तीसरा विकल्प खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि इन दोनों बड़ी पार्टियों की राजनीति हो सकता है उसको एक झटका लगे। छोटा सा कमेंट दुबे जी, क्या तीसरे विकल्प की संभावना देख रहे हैं? जब दोनों के मुद्दे समान हो, दोनों की मुफ्त की योजनाएं बराबर की हों, तब तीसरे को मौका मिल सकता है। वैसे अभी तक तो मध्य प्रदेश की राजनीति दो दली रही है, लेकिन जब जब जैसा अवसर रहा है, जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकार रही तो उन्होंने कुछ सीटें इजाफा की। इस बार आप पार्टी, भीम आर्मी, जेएस ये सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी भूमिका ज्यादातर वोट कटवा की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो दलीय ही व्यवस्था है, भाजपा या कांग्रेस। दोनों जगह में सत्ता हस्तांतरित होती रही, लेकिन जब जब कस्माकस के मुकाबले होते हैं, प्रत्याशी चयन में कहीं चूक होती है, तीसरे दल कुछ 2-4 सीटों की स्थिति बना पाते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संभावना तीसरे दल के लिए ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, केवल वोट कटवा। मध्य प्रदेश में संभावना है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अभी समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही दल अपने संगठन को कसने में लगे हैं, मुफ्त की योजनाएं ला रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और जनता ये सब देख रही है। किस पर भरोसा करेगी या सर्जरी ये सफलता का माध्यम बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोशिशें दोनों की भरपूर हैं और दोनों ही अपने संगठन को कसने में जुटे हुए हैं। कौन कामयाब होता है, कौन नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके लिए 2023 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।